नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम एक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और वो सिद्धांत है इलियट थ्योरी, यानी कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी होगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने विशिष्ट वर्गवाद के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक जाने जाते हैं वो हैं इटालवी वैज्ञानिक हैं विल्फ्रेड पेरेंटो, जिन्होंने 1848 से 1923 तक अपनी प्रसिद्ध जो कृति थी द माइंड एंड सोसाइटी, मानव मन और समाज के अंतर्गत ये विचार रखा था कि जो समाज है वो विशिष्ट रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो एलीट वर्ग और दूसरा है गैर विशिष्ट वर्ग या जनता, जिसे कि मासेस कहा जाता है। एलिट्स और नॉन एलिट्स। एलिट्स वर्ग में वो लोग आते हैं जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखते हैं। कहते हैं ना अपन एलीट ग्रुप में आता है ये, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में सुप्रीम है। दूसरी बात आती है कि विशिष्ट वर्ग के भीतर सत्तारूढ़ एक तो होता है गवर्निंग एलीट और दूसरा होता है नॉन गवर्निंग एलीट। इन दोनों के बीच में भी लगातार कंपटीशन चलता रहता है और इस समय के परिवर्तन के साथ साथ जो नॉन गवर्निंग एलीट ग्रुप है वो धीरे धीरे क्या करता है, गवर्निंग एलीट ग्रुप को हटा करके और खुद गवर्न करने लग जाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी कि विशिष्ट वर्गों की अदला बदली कहा जाता है। जैसे कि विशिष्ट वर्ग के स्वभाव का जो विल्फ्रेड पेरेंटो हैं, उन्होंने विश्लेषण करके बताया था कि सिंह के स्वभाव वाले लोग, यानी कि लॉयंस, स्थिर परिस्थितियों में क्या होते हैं, वो असाधारण दृढ़ता का परिचय देते हैं, जबकि द फॉक्सेस, जो लोमड़ी के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो नई सूझबूझ के बल पर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में निपुण होते हैं। तो इन्होंने जो एलीट ग्रुप के दो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, एक तो द लॉयंस और द फॉक्स। लॉयन क्या होता है कि सोच समझकर डिसीजन लेने वाला, मतलब एक धीमी दृढ़ता का परिचय। जैसे अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कि भाई वो धीरे धीरे दृढ़ होते हैं अपने नियम कानूनों के प्रति। लेकिन दूसरी पक्ष जो होता है वो होता है द फॉक्सेस। फॉक्सेस कौन होते हैं? जो नई सूझबूझ, मतलब समय के अनुसार परिवर्तन करते हुए, अपने में चेंज लाते हुए समायोजन करने में सफल होते हैं। ये तो हो गया हमारे पेरेंटो के बारे में। दूसरा जो हमारा जो विशिष्ट वर्ग का जो विश्लेषक हैं वो हैं गितानो मोस्का। मोस्का ने भी अपनी जो प्रमुख कृति थी द रूलिंग क्लास, जिसको कहते हैं शासक वर्ग, में उन्होंने ये बताया कि लोग दो ग्रुप में बटे रहते हैं। ऐसा ही पेरेंटो ने भी कहा था और ऐसा ही मोस्का ने बताया है। इसमें बताया कि एक तो होता है रूलर, यानी कि शासक ग्रुप, और दूसरा होता है शासित, यानी कि रूल्ड। एक रूलर और एक रूल्ड, दो ग्रुप होते हैं। रूलर जो होता है वो धन संपदा, शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है, उसे अपनी जगह से हटाना मुश्किल होता है। किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो शक्ति होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और जिसे हम रूलर कहते हैं या शासक कहा जाता है। और जो शासक वर्ग होता है वो अपने शासन को सदैव उचित ठहराने के लिए क्या करता है, कानूनी सिद्धांतों का सहारा लेता है और ऐसे सिद्धांत अपनाता है जो शासक वर्ग को मंजूर होते हैं। पेरेटो के विचार से हमने ये जाना था कि जो एलीट वर्ग के या विशिष्ट वर्ग के मुख्य गुण कौन कौन से, इंटेलिजेंस और टैलेंट है, यानी कि बुद्धिमत्ता और योग्यता है। जबकि मोस्का के विचार से उसकी मुख्य विशेषता संगठन की क्षमता,
यानी कि कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई वो शासन करना जानते हैं और वो ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर किस तरह से शासन भली भांति किया जा सकता है। तो ये इस तरह से हमने दो बातें पढ़ी कि एक जो पेरेंटो वाला जो ग्रुप था, जो सिद्धांत था, वो तो क्या करता है कि वो कहता है कि जो एलीट ग्रुप है वो इंटेलिजेंट होता है और टैलेंटेड होता है। और दूसरी बात, मॉस्का वाला जो थ्योरी है वो ये कहती है कि उसमें कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। क्लियर हो गया? ये दो चीज़ें हमने आपको एलीट थ्योरी में चर्चा करी है। तीसरी हम चर्चा कर रहे हैं अब जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल के अंतर्गत गुटतंत्र के यानी कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, गुटतंत्र के लोह नियम का निरूपण किया। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और ये बताया कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से जड़, आलसी और दास मनोवृत्ति वाले होते हैं, जो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होते। और ये नेतागण अपनी क्या करते हैं, वाक्पटुता और दूसरों को भाषण देने, एक दूसरे को अपने कन्विंस करने की बल पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता पर अपने अधिकार जमा लेते हैं। और शासन प्रणाली में कोई भी शासन व्यवस्था अपनाई जाए, लेकिन ये थोड़े से लोग क्या करते हैं, जो लोगों के शासन का रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने बताया पॉलिटिकल राजनीतिक दल में कि भाई आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मतलब कि हर समाज में कुछ ऐसा वर्ग होता है जो कि रूल करता है और उनमें ये क्वालिटी पाई जाती हैं। और वो ये क्या होता है, कोई भी शासन व्यवस्था हो, ठीक है, अगर अपनी सेम विचारधारा वाली शासन व्यवस्था कार्यरत है तो हम काम कर सकते हैं। बट कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप में जो है वो ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ये गुण होता है कि वो किसी भी पार्टी के साथ में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होते हैं, मतलब वो कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से, गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हुई। नेक्स्ट बात आती है कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का दावा है कि शक्ति के प्रयोग के स्तर पर शासक और शासित वर्गों में समाज का विभाजन अनिवार्य है। अतः क्या होता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जहाँ सारे निर्णय जन सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, यथार्थ के आधार पर सारे निर्णय कुछ ही इने गिने लोग ही करते हैं और वो जनसाधारण को समझा बुझाकर उन पर अपनी सहमति की छाप लगवा लेता है। ये होता ही है। नेता क्या होता है, कहने को तो ये होता है कि भाई हमने जनप्रतिनिधि चुने हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जब वोट मांगने का टाइम आता है तब लोगों के आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। परंतु जब वो टाइम चला जाता है तब वो अगर कोई व्यक्ति उनके पास काम के लिए जाता है तो वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अपने काम के लिए फिर वही 5 साल बाद सरकारें बदलती हैं, फिर वो वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और जनता पर अपनी सहमति की मोहर लगवा लेते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं कि जहाँ देखने में तो ये लगता है कि लोकतंत्र की सरकार है, जनता की सहमति से सरकार चलती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में यथार्थ के धरातल पर देखा जाए तो कुछ निर्णय कौन करता है, सिर्फ कुछ ही व्यक्ति करते हैं। एक और बात यहाँ पे हमें चर्चा करना चाहूँगी कि समाजवाद के समर्थक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं और लेकिन जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर के लोकतंत्र की एक नई परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को जनसाधारण के द्वारा शासन मानना उपयुक्त नहीं है, जनसाधारण के द्वारा संचालित शासन मानना उपयुक्त नहीं है। और उसने क्या नाम दिया इसको, उन्होंने मैक्स वेबर ने इसको नाम दिया लोकतंत्र को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र की संज्ञा दी है, कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप।
तो इस तरह से क्या है कि आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशंस और छोटे छोटे जो ये अलग अलग स्कॉलर्स ने जो बात कही है वो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से किस विश्लेषक ने वादी सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। इसी क्षेत्र में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो हमने मैक्स वेबर की लोकतंत्र के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, जैसे शुम्पीटर ने वेबर की को मानते हुए ये कहा कि उनकी शुम्पीटर की बुक का नाम है, ये आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बुक्स बहुत काम आएंगी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र के अंतर्गत उन्होंने ये विचार रखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, जनसाधारण के द्वारा नहीं किए जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। परंतु जनसाधारण के वोट प्राप्त करने के लिए वहाँ नेताओं की खुली प्रतिस्पर्धा होती है। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि इसमें राजनीतिक नेता असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वे राजनीतिक बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक क्या करेंगे, अपना जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत आकर्षक बनाएंगे, और कुछ मैनिफेस्टो की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो उनको वास्तव में पूरी करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये थोड़े से आपको आज की इस वीडियो में चर्चा करी विशिष्ट वर्गवादी। अभी मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच।